रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, मैंने इस ब्लॉग में जो पहली बार डिस्कस की है वो सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न्स के। मैंने इस ब्लॉग को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है। अभी मैं एक जायका पे ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने इस ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी डाली हैं, वो आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए भी। तो एक ब्लॉग जो पब्लिश हुआ है, जो लिंक्डइन पे मैंने पब्लिश किया है और जो हमारी फर्म की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, उस ब्लॉग को मैंने फर्दर एडिशंस भी किए हैं उसके अंदर। तो सैलरी टैक्सेशन में जो चंद एक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है एज ए टैक्स एडवाइज़र, एज ए टैक्स कंसल्टेंट, जब आप लोगों ने देखना है तो आपने देखना है कि सैलरी टैक्सेशन इज़ ऑन रिसीट बेसिस, यानी सैलरी की जो टैक्सेशन है वो रिसीट बेसिस पर है। जब सैलरी रिसीव होगी तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने सैलरी वसूल नहीं की, या बाज़ औक़ात एरियर्स वसूल होते हैं सैलरी के, और सैलरी आपके एक्चुअल रिसीट में नहीं है, तो उस सूरत में सैलरी की टैक्सेशन नहीं होती। जब तक सैलरी वसूल नहीं होगी, जब तक सैलरी रिसीव नहीं होगी, उस वक्त तक सैलरी पे टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑफिशियल एक्सपेंसेस, जैसे हमारी फर्म में भी हम लोग करते हैं कि हम लोगों को ऑफिशियल एक्सपेंसेस, फ्यूल की रीइंबर्समेंट देते हैं और मोबाइल की एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट देते हैं ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ताकि उनका जो ऑफिस के लिए जो खर्चा होता है, जो ऑफिस आने जाने पे, ऑफिस के कामों पे जाने के ऊपर जो खर्चा होता है, मसलन टैक्स ऑफिस हमारे कई एम्प्लॉयज़ ने जाना होता है, इसी तरह मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्लाइंट्स पर जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑफिशियल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट उनको दी जाती है। तो वो जो एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट है वो सैलरी का पार्ट नहीं है। हाउएवर, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई ऐसी रिम्बर्समेंट्स देता है जो पर्सनल नेचर की है, मसलन उसके घर का रेंट पे कर दिया, उसके बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो वो रीइंबर्समेंट सैलरी का पार्ट बनेगी और वो रीइंबर्समेंट टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगी। अगर किसी इंडिविजुअल की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो उस इंडिविजुअल का स्टेटस एज ए सैलरीड इंडिविजुअल और एज ए नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, ये आपको डिटरमिन करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं। आप लोगों ने हमारा ये रेट कार्ड अब स्टूडेंट्स को यकीनन देखने का मौका मिला होगा, तो आप देखेंगे इसके अंदर पेज नंबर टू के ऊपर सैलरी अगर अर्न करता है तो उसके ऊपर सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं और वो हमारे इस रेट कार्ड के अंदर गिवन है। नॉन सैलरीड के जो रेट्स हैं वो इस रेट कार्ड में गिवन नहीं है, क्योंकि वो डिडक्शन के रेट्स नहीं है। ये कार्ड बुनियादी तौर पर नॉन डिडक्शन के रेट्स के लिए बनाया गया है। तो नॉन सैलरीड के ऊपर जो रेट्स अप्लाई होते हैं वो इससे डिफरेंट रेट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो और नॉन सैलरीड के टैक्स रेट्स हायर साइड पे हैं एज कंपेयर टू सैलरीड पर्सन। तो इसलिए पहली स्टेज पर ये डिटरमिन करना जरूरी है कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर कोई शख्स सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल की डेफिनेशन में फॉल कर, सैलरीड इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कब फॉल करेगा? जब उसकी टैक्सेबल इनकम में सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, ठीक है। मसलन यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 1 मिलियन और सैलरी इनकम इसमें से है से 7,80,000 रुपए, अदर देन सैलरी ऐसे 2,20,000 रुपए। अब ये सैलरी इनकम जो है इट एक्सीड्स 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैलरी इनकम जो है, ये टोटल इनकम, इसके ऊपर सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे। यानी ये जो 1 मिलियन है, इस टोटल 1 मिलियन के ऊपर सैलरी इंडिविजुअल के रेट्स अप्लाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी 7,80,000 रुपए के ऊपर कोई और रेट अप्लाई हो और 2,20,000 रुपए के ऊपर कोई और रेट अप्लाई हो। हाउएवर, अगर से
सैलरी जो है वो 7,20,000 रुपए है, और अदर देन सैलरी NTR, इसमें मैं NTR लिख दूं कि ये सिर्फ NTR इनकम की बात हो रही है। अदर देन सैलरी NTR इनकम जो है, अभी NTR FTR में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसके ऊपर क्या होगा, दिस इज नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड दिस इज सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, एक तीसरी एग्जांपल है, से सैलरी इज इक्वल टू 7,50,000 रुपए, और अदर देन सैलरी NTR इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपए। आप बताएं कि ये सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड है। जो जवाब देना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। सिर्फ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन है, कोई मैनेजर सुपरवाइजर से क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट्स में से कौन जवाब देना चाहता है कि ये तीसरे जो मैंने एग्जांपल लिखी है, इज इट अ सैलरीड इंडिविजुअल और अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल? जो जवाब देना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज करें। कोई भी हैंड क्यों नहीं रेज कर रहा? मेरी आवाज आ रही है? किसी को इस सवाल का जवाब नहीं पता? हामिद रहमान। जी हामिद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सैलरीड कंसीडर होगा क्योंकि एनटीआर जो है टैक्सेबल नहीं कंसीडर सैलरीड होगा। कंसीडर होगा, ओके। वेट करें, मैं बाकियों से भी पूछता हूँ, कुछ और भी हैंड रेज हुए हैं। थैंक यू। जी अरसलान, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अरसलान, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए मैसेज करता हूँ, तो उस मैसेज को आप एक्सेप्ट करेंगे तो अनम्यूट होंगे। अरसलान, मैं आपको जी जी सर, ये नॉन सैलरी पर्सन कंसिडर होगा। अच्छा, होल्ड करें, मैं बाकी से भी पूछ लेता हूँ। जी वसीम। सर ये नॉन सैलरी है, नॉन नॉन सैलरी कंसीडर सैलरीड है, होगा। ओके। अपने अपने हैंड्स, लोअर हैंड्स कर लें, हैंड्स डाउन कर लें। ये मुबीन, आपका ना वॉइस का नहीं आ रहा, आपने शायद माइक नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए आपकी वॉइस मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। आप हैंड नीचे कर लें, ठीक है। असलन आप भी हैंड्स डाउन कर लें। ये जो शख्स है ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कंसिडर होगा। ये बंदा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होगा। उसकी वजह ये है, देखिए यहाँ पर अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। वेयर सैलरी इनकम एक्सीड्स 75% ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम। जब ये 75% से एक्सीड करेगी, अगर इसकी ये इनकम 7,50,001 रुपए होती और ये 2,49,999 होती, तो फिर ये सैलरीड इंडिविजुअल कंसिडर होता। ठीक है, अगर इसकी सैलरी इनकम 75% से एक्सीड करती तो ये सैलरीड इंडिविजुअल होता। जब 7,50,000 है या 7,50,000 से कम है, तो फिर ये क्या तस्वुर होगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, और अगर कोई शख्स नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, तो ये उसकी पूरी आमदनी, यानी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का मतलब है ऑन द होल 1 मिलियन इनकम रेट्स ऑफ नॉन सैलरी विल अप्लाई। ठीक है, पूरी 1 मिलियन के ऊपर नॉन सैलरी के, और ये अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो इसका मतलब है ऑन द होल 1 मिलियन इनकम सैलरीड रेट्स विल अप्लाई। ठीक हो गया। तो सैलरी, अगर कोई शख्स सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी पूरी आमदनी के ऊपर
सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे, अगर नॉन सैलरीड है तो पूरी आमदनी के ऊपर नॉन सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे, और अगर ये 75% है जो हमने इस केस में डिस्कस किया था तो दिस इज नॉन सैलरीड, क्योंकि इसकी 75% से ज्यादा नहीं है, 75% के बराबर है, इट डज नॉट एक्सीड 75%। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट इस ब्लॉग में मैंने लिखा था वो ये था कि टू चेक वेदर सैलरी इनकम एक्सीड्स 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम और नॉट, ओनली एनटीआर इनकम इज टू बी कंसिडर्ड। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम को आपने कंसिडर करना है, फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम को कंसिडर नहीं करना। अब इस एग्जांपल के साथ मैंने साथ अभी एग्जांपल बना दिया आप लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसकी इनकम है, सैलरी इनकम है, ठीक है, सैलरी इनकम है, तो सैलरी इनकम एनटीआर के अंदर आती है, वो 8 लाख रुपए है, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए है, डिविडेंड इनकम 1 लाख रुपए है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट 2 लाख रुपए है, और इसकी टोटल इनकम है 16 लाख रुपए। तो अब इसकी आमदनी के ऊपर सैलरीड पर्सन है, ये पहले तो ये डिटरमिन करना है ये सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ही इज अ सैलरीड पर्सन, बिकॉज एनटीआर इनकम इसकी कौन सी है, एनटीआर इनकम इज ओनली सैलरी, ठीक है, विच इज 100% of taxable income and all other income is FTR या फिक्स टैक्स रिजीम की इनकम है। तो आल्दो यहां पर उसकी टोटल इनकम 16 लाख है और टोटल इनकम का सैलरी इनकम सिर्फ 50% है, लेकिन हमने सैलरीड या नॉन सैलरीड के स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए टोटल इनकम को नहीं देखना होता, बल्कि हमने कौन सी इनकम देखनी होती है, एनटीआर टैक्सेबल इनकम देखनी होती है कि उसकी एनटीआर टैक्सेबल इनकम कौन सी है। एनटीआर टैक्सेबल इनकम को हमने डिटरमिन करना है। उसके लिए एक और एग्जांपल मैंने नीचे बनाई है, उसको जरा चेक करें। मसलन किसी शख्स की सैलरी इनकम है 8 लाख रुपया, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर गेन आ रहा है 4 लाख रुपया, जनरल बिजनेस इनकम है उसकी, वो भी एनटीआर के अंदर है 16 लाख रुपया। अब इस केस के अंदर ये 16 लाख रुपए इनकम है, पहले भी उसकी वाले बंदे की इनकम भी 16 लाख थी, लेकिन वो था सैलरीड पर्सन। ये जो बंदा है इसको हम कहेंगे कि ये नॉन सैलरीड पर्सन है, इसके ऊपर नॉन सैलरीड के रेट्स अप्लाई होंगे, क्योंकि इसकी सैलरी इनकम, इसकी टोटल, अब ये टोटल इनकम नहीं है बल्कि ये क्या है, इसकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, ये इसकी टैक्सेबल एनटीआर इनकम है। तो टैक्सेबल एनटीआर इनकम का 75% से कम है सैलरी इनकम, देयरफॉर द रेट्स ऑफ नॉन सैलरीड पर्सन शुड अप्लाई। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हैंड रेज करें। ओके जी राज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, ये इसमें एक चीज क्लियर कर दें कि जो सैलरी इनकम है, अगर उसके अंदर कोई पोर्शन एग्जेम्प्ट हो जाता है तो वो क्या सैलरी की टोटल इनकम देखी जाएगी या आफ्टर एग्जेम्पशन इनकम देखी जाएगी? जैसे मेडिकल बेनिफिट एग्जेम्प्ट है या कोई और जैसे बेनिफिट है, अगर कोई वो एग्जेम्प्ट है सैलरी में, तो अगर उसकी 8 लाख टोटल सैलरी और 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट सैलरी इनकम है, तो जब हम ये कंप्यूटेशन करेंगे तो 7 लाख रुपीस को लेंगे या 8 लाख रुपीस को जी, कंसीडर बड़ा करेंगे? अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन किया राज भाई आपने। इसके लिए मैं लॉ की लैंग्वेज पढ़ता हूं आपके लिए, ठीक है। लॉ की लैंग्वेज है, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds 75% of his taxable income, where the income of an individual chargeable under the head salary, यानी जो chargeable under the head salary income है वो अगर taxable income के 75% से exceed करे तो फिर वो salaried individual बनता है। तो इसका मतलब ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि दोनों तरफ टैक्सेबल इनकम को कंसीडर करना है, एग्जेम्प्ट इनकम को कंसीडर नहीं करना।
ठीक है। अच्छा, इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो फिर उसके ऊपर सैलरी के रेट्स अप्लाई होते हैं। तो चूंकि ये 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, 75% ऑफ टोटल इनकम नहीं है, तो इससे अल्फाज से ये जाहिर हो रहा है कि टोटल एनटीआर टैक्सेबल इनकम पहले आप कैलकुलेट करेंगे। जब एनटीआर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है सैलरी भी वही लेंगे जो कि टैक्सेबल सैलरी होगी, एग्जेम्प्ट सैलरी को उसमें नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप के आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मैं फिगर्स में इसका जवाब दे देता हूँ। हामिद रहमान ने लिखा है कि इसको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन कर दें। मसलन फॉर एग्जाम्पल, सैलरी इनकम इज इक्वल टू 7 लाख रुपए, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये है बेसिक सैलरी इनकम, मेडिकल अलाउंस विच इज 70,000, ठीक है, अदर बिजनेस इनकम से 3 लाख रुपए, ठीक है। अब अगर हम नाउ बेसिक सैलरी, दिस इज टैक्सेबल, दिस इज एग्जेम्प्ट एंड दिस इज टैक्सेबल एनटीआर। अब अगर मैं टोटल इनकम लूं तो टोटल इनकम सैलरी जो है वो 7,70,000 आ रही है। इसको थोड़ी सी फिगर कम करता हूँ सर ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। और अदर एनटीआर इनकम जो है वो हमारे पास आ रही है 2.5 लाख रुपए। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो फिर तो ये बन रहा है सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है। तो फिर तो ये बन रहा है सैलरीड इंडिविजुअल। और अगर हम इसको इस तरह देखें, टैक्सेबल सैलरी इनकम और अदर एनटीआर टैक्सेबल इनकम, तो ये अब बन जाएगा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, क्योंकि यहां पर सैलरी इज 77% ऑफ टोटल इनकम में कहूंगा। यहां पर जो है वो सैलरी इज, इन दिस केस सैलरी इज 7 लाख, ओके, divided by 950, it is 68.42% of taxable income, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसको इस तरह से लेना चाहिए। although this interpretation is not favorable to the taxpayer, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। Having said that, मैंने इसके ऊपर कोई केस लॉ नहीं देखा है, और अगर कोई शख्स ये पहले वाली इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करना चाहे तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है। इस एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करने के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा लॉ के अल्फाज को और उसको किस तरह से लिया जा सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये करेक्ट नहीं होगा जो पहले वाली इंटरप्रिटेशन है कि आप टोटल इनकम को कंसीडर करें। हाउएवर वो एंटायरली गलत भी नहीं है, इसलिए मैं अगेन अल्फाज रिपीट करता हूँ, वहां पे अल्फाज क्या लिखे हुए, वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी की डेफिनेशन के अंदर अगर देखा जाए तो टैक्सेबल भी शामिल है और एग्जेम्प्ट भी शामिल है, ठीक है। तो मेडिकल अलाउंस भी सैलरी है और बेसिक सैलरी भी इनकम भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर अल्फाज है चार्जेबल के। तो चार्जेबल से मेरी मुराद, मेरे ख्याल में मुराद यही लेनी चाहिए कि जिसके ऊपर टैक्स चार्जेबल है, यानी इसमें एक लफ्ज जो है ना, आप इसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिडन लफ्ज है, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन विच टैक्स इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। इसको थोड़ा सा इस तरह से टू रीड इनटू दिस लाइन कहा जाए तो ये टैक्स चार्जेबल सैलरी की बात हो रही है। और अगर अगले अल्फाज के साथ मिला के पढ़ा जाए तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी यही बनती है, क्योंकि अगले अल्फाज हैं एक्सीड 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो अगर ये वाली इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करें तो ये फिर 7,70,000 जमा 2.5 लाख रुपए और ये फिगर ही 10,20,000 समथिंग बन जाती है।
तो मेरा ख्याल ये है कि इट शुड ओनली बी बेस्ड ऑन टैक्सेबल सैलरी इनकम रादर देन ओवरऑल इनकम। रात भाई ये पॉइंट क्लियर है मेरा? अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख दें, इफ या अगर आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दें। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके ऊपर मजीद? हामिद रहमान साहब ने लिखा है गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क, ही कैन रेज हैंड एंड आई विल आंसर इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है पॉइंट, चेक फॉर एग्जेम्पशंस लाइक मेडिकल अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। ठीक है, do not rely on the employer's certificate of tax deduction only. Always seek complete breakup of salary to ensure all salary income is appropriately taken into account. हमारे पास अक्सर ये होता है, और ज़्यादातर जो हमारे ये जो मशरूम ग्रोथ वाले टैक्स एडवाइजर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये सिर्फ सैलरी सर्टिफिकेट लिया और उसकी बेसिस के ऊपर उतनी सैलरी रिटर्न में जाके लिख दी, टैक्स कैलकुलेट किया और जान छूट गई। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सैलरी का कंप्लीट ब्रेकअप लेना चाहिए। कंप्लीट ब्रेकअप में ये चेक करना चाहिए इसमें से कैश सैलरी कितनी है, इन काइंड सैलरी कितनी है, इसमें एग्जेम्प्ट सैलरी कितनी है, इसमें टैक्सेबल सैलरी कितनी है, और फिर प्रॉपर जो कॉलम्स है रिटर्न के उनमें दिखाया जाए कि जनाब टोटल सैलरी इनकम इतनी है, मेडिकल जो एग्जेम्प्ट सैलरी है वो इतनी है। और इसी तरह से जब वेल्थ रिकंसिलिएशन बनाई जाए, अब इसका देखें असल में इसका एक और लॉस ही होता है। फर्ज किया एक बंदे की सैलरी इनकम है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, से सैलरी 1 लाख पर मंथ है, तो साल की सैलरी हो गई 12 लाख रुपए, और व्हीकल मिला हुआ है उसको। ठीक है, कॉस्ट जिसकी थी 1 मिलियन थी, व्हीकल फ्रॉम एम्प्लॉयर। अच्छा, अब जो व्हीकल फ्रॉम एम्प्लॉयर है, अगर ये सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए मिला है तो लॉ ये कहता है कि इसकी 10% जो है सैलरी में शामिल कर दें। तो 10% का मतलब है अब उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई? 13 लाख रुपए। ठीक है, ये जो सैलरी है ये उसकी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगी। ये जो टैक्सेबल सैलरी है ये उस बंदे की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब आप वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो वेल्थ रिकंसिलिएशन के लिए सिर्फ इस 12 लाख की अमाउंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए है ये तो इन काइंड बेनिफिट है, ये तो आपकी वेल्थ को इंक्रीज ही नहीं कर रहा। तो जब कोई इन काइंड बेनिफिट है, वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इसको वेल्थ रिकंसिलिएशन में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से एलैबोरेट करता हूं ना, कि अगर फर्ज किया किसी बंदे की ओपनिंग वेल्थ थी से 5 मिलियन, ठीक है, आपने उसमें लिखा जनाब उसे सैलरी मिली, उसने सैलरी मिली और 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे? क्लोजिंग वेल्थ हो जाएगी 63 लाख रुपया। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। उस इनकरेक्ट होने की वजह यह है कि भाई ये जो 1 लाख रुपया है दिस इज नॉट इंक्रीजिंग माई वेल्थ। ये जो 1 लाख रुपया है ये इन काइंड है, इससे तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, ये कोई कैश में तो मिल ही नहीं रहा, तो दिस इज नॉट इंक्रीजिंग माई वेल्थ। अगर आप 13 लाख रुपए एज इट इज उसकी सैलरी में जाके लिख देते हैं, वेल्थ रिकंसिलिएशन में डाल देते हैं, तो ये प्रैक्टिकली इनकरेक्ट है। ऑल्दो यूजुअली ये होता है कि आप उसकी कैश एंड बैंक को और उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके एक रिकंसिलिएशन बना लेते हैं, वो तो बन जाएगी, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे और करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। आपको यहाँ पर सैलरी जो दिखानी चाहिए, या तो आप 13 लाख रुपए की सैलरी दिखा दें, ठीक है, या और सॉरी 12 लाख रुपए सैलरी दिखा दें, या 13 लाख रुपए सैलरी दिखा के एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम दिखाएं, और
इंक्रीज इन वेल्थ, फिर ये 62 लाख की वेल्थ आ जाएगी। मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कोई नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न बनाते हुए करने जरूरी है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इस पॉइंट के ऊपर किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। सर EOBI इज आल्सो इंक्लूडेड इन काइंड। EOBI इन काइंड नहीं होता, EOBI तो कैश पैसे होते हैं, और वो एम्प्लॉयर जो है ना, EOBI तो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है। देखें, EOBI के दो हिस्से होते हैं। एक ही होता है कि एम्प्लॉय की 1 लाख रुपए की सैलरी है, फर्ज किया उसमें से 500 रुपए उसकी सैलरी में से कटे और 99,500 रुपीज उस एम्प्लॉय को मिल गए। 500 रुपए EOBI के पास चले गए। ये तो एम्प्लॉय का खर्चा है, ये तो एम्प्लॉय का एक्सपेंस है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी रिटर्न में दिखाएगा 1 लाख रुपया मेरी आमदनी है और 500 रुपए मेरे EOBI के एक्सपेंस हो गया। ठीक, ये एम्प्लॉय का एक तरह का कंट्रीब्यूशन EOBI टुवर्ड्स EOBI चलेगा। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर भी कुछ पैसे EOBI को दे रहा होता है, वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं है। जो एम्प्लॉयर EOBI को एज ए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कर रहा होता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे WWF है, WPPF है, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ये सारे एक तरह से गवर्नमेंट के इन अ वे यू कैन से टैक्सेस ऑन बिजनेस है। ये बिजनेसमैन के ऊपर टैक्सेस हैं। एक बिजनेसमैन से गवर्नमेंट एक फी कलेक्ट कर रही है, जो कलेक्ट करके एम्प्लॉइज के या लोगों के या आम लोगों के बेनिफिट के लिए खर्च की जाती है। तो EOBI इज नॉट जो EOBI एम्प्लॉयर पे करता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जनाब आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट फ्राइडे को मैं इसी ब्लॉग को इंशाल्लाह ताला फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। हामिद रहमान ने पूछा है, वेयर शुड अ ट्रेनी रिपोर्ट आउटस्टेशन अलाउंस इन आवर ITR एंड इज इट टैक्सेबल। ये जो आपको आउटस्टेशन अलाउंस मिलता है ना, ये बेसिकली TADA होता है, और ये उन खर्चों के लिए होता है जो आप बाहर जाते हैं उनको इनकर करने के लिए। इसे कहा जाता है ये स्पेशल अलाउंस है। ठीक है, ये स्पेशल अलाउंस है, और क्लॉज 139 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के मुताबिक ये अलाउंस एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। वैसे तो ब्रदर बात ये है कि ट्रेनी की जो स्टाइपेंड मिलता है वो, और ये आउटस्टेशन अलाउंसेस वगैरह, ये सब कुछ मिला के भी काफ़ी थोड़ी अमाउंट बनती है, और ये टैक्सेबल सैलरी की हदूद में आप नहीं जाते। टैक्सेबल सैलरी जो है वो कम अज़ कम 50,000 पर मंथ है, यानी जिसके साल की आमदनी 6 लाख रुपए हो सैलरी की मद में, वो टैक्सेबल में होता है। तो ट्रेनी स्टूडेंट जो है, अगर उसकी कोई और आमदनी ना हो तो फिर वो टैक्सेबल इनकम अर्न नहीं कर रहा होता। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, इस लेक्चर को आज का हमारा हाफ एन आवर पूरा हो गया है, और तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे इसी ब्लॉग के ऊपर जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं उनकी डिस्कशन को कंटिन्यू में करूंगा, क्योंकि ये ब्लॉग का पर्पज़ ही यही था कि आप लोग जो अभी रिटर्न्स का सीज़न आ रहा है उन रिटर्न्स के सीज़न के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू एंड सी यू अगेन ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।